हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मैं करुणेश भैया आज आपको एनर्जी और मोमेंटम का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने आया हूं, जिसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो कोलिजन्स होते हैं, जो इसमें कितने तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारा। ऐसा नहीं, देखो जैसे हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में, उसमें मैंने कोलिजन्स का बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज किया था बच्चों। ठीक है, अब क्या है कि उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में यह था कि दो बॉडीज होती है, दो से अधिक बॉडीज होती है, जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं और एनर्जी एक्सचेंज करती है ना, तो उसको हम लोग कोलिजन बोल देते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करना, ऐसा नहीं कि लॉस भी कर सकती है, एक्सचेंज कर रही है, लॉस कर रही है, तो बेसिकली एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करती है, ओवरऑल लॉस वगैरह होता है, तो हम उसको कोलिजन बोलते हैं। तो अब ये जो ओवरऑल इवेंट था ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, ये हमने एक्चुअल में देखा कि बहुत सारे टाइप्स, बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, तो इसको हमने धीरे 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 सब डिवीजन में बांटना शुरू किया। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं कि पहले जो कोलिजन था उसको हमने कैसे पढ़ा। देखो, टाइप्स ऑफ कोलिजन, ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट, इस बात को समझना। टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे बेसिकली समझना आपको। ऑल राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो एक्चुअल में था जो लाइन ऑफ इंपैक्ट का फंडा ये था कि अगर हम लोग यहां पे मान लो ग्राउंड है, देखो ये ग्राउंड है, इस पे दो आइडेंटिकल बॉल्स सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ऐसे देखो आइडेंटिकल बॉल है, ये देखो ऐसे करके सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ऐसे करके और ऐसे करके, दिख रहा है आपको, और ये कोलाइड करते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज u1 एंड दिस इज v1। आइडेंटिकल बॉल का मतलब है शेप सेम है, मास भी अलग हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सेम लाइन के लॉन्ग है। ठीक है, अब जब ये कोलाइड करेगा बच्चों, ध्यान से समझना, जब ये कोलाइड करेगा तो बड़ी इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है। जब ये कोलाइड करता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे कि जैसे मान लो ये कोलाइड किया, अब सेम लाइन के लॉन्ग आ रहा है, तो जब कोलाइड करेगा तो इस पे सेम ही लाइन के लॉन्ग आपका इंपल्स आएगा। नॉर्मल की वजह से इंपल्स हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने इंपल्स नहीं किया तो इसके पहले का लेक्चर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। इंपल्स मैंने उसमें समझाया हुआ बहुत अच्छे से, प्लीज ध्यान से समझे। इंपल्स आएगा वहां पे, ठीक है। अब इंपल्स आएगा तो अगर इसकी देख रहे हो ना, वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब अप्रोच कर रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है यहाँ पे, तो कोलाइड करके सेम ही लाइन में रिबाउंड होगी, सेम ही लाइन में रिबाउंड होगी। क्यों? क्योंकि देखो इंपल्स होगा उसी लाइन के लॉन्ग लग रहा है जिसके लॉन्ग वेलोसिटी थी, है ना, जिसके लॉन्ग वेलोसिटी थी, आ रही थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था, उसी के लॉन्ग इंपल्स था, तो उसी के लॉन्ग चेंज इन मोमेंटम आएगा, तो उसी के लॉन्ग वेलोसिटीज आएंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि जैसे मान लो ऐसे सोचो कि एक डायमेंशन में आ रहा है, जैसे सोचो कि एक ही लाइन के लॉन्ग बॉल आ रहा है, उसी लाइन के लॉन्ग रिबाउंड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन हेड कोलिजन, या वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन। ये ज्यादा समझने में बढ़िया लगता है, वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन हेड कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे एक ही डायरेक्शन में लाइन ऑफ इंपैक्ट रहता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट मतलब जिस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी आ रही है उसी लाइन के लॉन्ग रिबाउंड होती है, ये पक्की बात है। ठीक है, अच्छा आपको दूसरा टाइप क्या होता है फिर, है ना, ये देखो ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, अब एक ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक होता है। अब ऑब्लिक में क्या होता है, देखो मैंने ये प्लेन दिखाया हॉरिजॉन्टल, देखो प्लेन दिखाने के लिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि रेक्टेंगल बना देता हूँ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इसमें देखो एक बॉल रैंडम डायरेक्शन में जा रही है, एक बॉल रैंडम डायरेक्शन में जा रही है। लेट्स अज्यूम दिस इज u1 एंड दिस इज u2, देखो दोनों रैंडम बॉल डायरेक्शन में बॉल जा रही है। तो कोलिजन के बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे, कोलिजन के बाद ध्यान से देखोगे, ठीक है, कोलिजन के बाद ध्यान से देखोगे तो ये कुछ रैंडम डायरेक्शन में ही रिबाउंड हो गई। ये मान लो कुछ, ध्यान से समझना, ये कुछ इधर भाग गई होगी और ये कुछ इधर भाग गई होगी। हमें क्या पता किधर गई होगी, हम निकाल सकते हैं बाद में, विल सी लेटर, लेकिन तुम्हें पता सेम ही लाइन के लॉन्ग, अब सेम ही लाइन के लॉन्ग कोलिजन ही नहीं है, तो सेम ही लाइन के लॉन्ग रह नहीं सकते, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, या इसको हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। टू डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है, थ्री डायमेंशन में भी कोलिजन हो सकता है, तो टू और टू से ज्यादा डायमेंशन में अगर कोलिजन होता है तो उससे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं होता, इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट बिफोर एंड आफ्टर, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट, line of impact before and after collision
ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट बिफोर एंड आफ्टर इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। आया ना समझ में सबको, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पर हमने कोलिजन को सीख लिया। अब एक्चुअल में जो भी हम लोग करने वाले हैं वो हेड ऑन हेड कोलिजन करेंगे। तो हेड ऑन हेड कोलिजन को हमने फर्दर, देखो एक्चुअल में ये क्लासिफिकेशन, कोलिजन के क्लासिफिकेशन हम लोग करें, मतलब कोलिजन को बांट रहे हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि इंसान कितने प्रकार का, तो मैं कैसे क्लासिफिकेशन करूं, जैसे इंसान कितने प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। हम अगर दो इंसान को कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसकी हाइट के बेसिस पे हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि देखो इसकी ज्यादा हाइट है, इसकी कम हाइट है, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है ना। अब जैसे उसके वेट के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम, करेक्ट है। तो दो बॉडीज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में, किसी भी इवेंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, जैसे उसी दो इंसान को हम लोग कह सकते हैं यार एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान है, करेक्ट है, ऐसे भी तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर जो कोलिजन का क्लासिफिकेशन, वो हेड ऑन हेड कोलिजन का ये मतलब है कि ये दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगला जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो भी समझ लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपको पहली चीज नोटिस में आएगी कोलिजन में, वो होगा कि हेड ऑन हेड कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि भाई अब ऑब्लिक कोलिजन या हेड ऑन हेड होने के बाद और क्या ऑप्शन आ सकता है। तो उसमें जो दूसरा ऑप्शन आता है बच्चों, वो आता है एनर्जी के बेसिस में, टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी का ये मतलब है कि एनर्जी लॉस क्या है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है, काइनेटिक एनर्जी में पूरा लॉस है या थोड़ा लॉस है या मैक्सिमम लॉस है, इसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया। तो इसमें जो डिवीजन आए थे वो ऐसे आए थे कि जैसे मान लो पहले तो तुम डिसाइड करोगे इलास्टिक है या ऑब्लिक है। मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि सॉरी आई एम सो सॉरी, मान लो पहले हेड ऑन हेड कोलिजन है या ऑब्लिक कोलिजन, आपने डिसाइड कर लिया, करेक्ट है। अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एनर्जी के बेसिस पे उसमें एनर्जी का जो लॉस गेन हुआ है या लॉस गेन हुआ है वो कैसा है। तो उसमें तीन टाइप के कोलिजन होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीन टाइप के कोलिजन क्या होते हैं, पहला इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है बिफोर, अब चाहे ये ऑब्लिक हो चाहे हेड ऑन हेड, इलास्टिक का सीधा मतलब होगा कि बिफोर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर नो लॉस इन, जीरो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मेक श्योर अंडरस्टैंड, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन में एक बात बिल्कुल प्योरली समझ में आती है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है भाई, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है, सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सम, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक, मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, तो ऑब्वियसली इनिशियली ज्यादा होगी, फाइनल कम, कुछ लॉस हो गया, करेक्ट है। सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर बच्चों, कमाल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। तीसरा क्या होता है, परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे भैया मैक्सिमम लॉस का क्या मतलब है, सारा लॉस कर जाए, जरूरी नहीं है। मैक्सिमम का मतलब जो उस इवेंट में जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकता है वो है, ये नहीं कि सारा का सारा अपना एनर्जी लॉस कर दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस करना जरूरी है। बट हाँ, इसका ये सीधा सीधा मतलब मैक्सिमम लॉस का मतलब, जैसे मान लो तुम्हारे पास
कुछ 100 जूल एनर्जी है, तो हो सकता है मैक्सिमम तुम्हारा 70%, उस इवेंट के लिए मैक्सिमम 70% ही। तो ऐसा नहीं कि हर बार 100% लॉस, किसी केस में हो सकता है 100% लॉस हो गया, किसी केस में 70, किसी में 60, वो मैक्सिमम उस इवेंट के हिसाब से डिफाइन होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ देखो, अब यहां ध्यान से समझना, 3 तरीके कोलिशन है, यही आज का आपका टॉपिक है। हम इलास्टिक कोलिशन पढ़ेंगे, इन इलास्टिक कोलिशन पढ़ेंगे, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन पढ़ेंगे, और ये दोनों में हो सकता है। दोनों का मतलब है किसमें हो सकता है, हेड ऑन हेड कोलिशन में भी हो सकता है, ऑब्लिक कोलिशन में भी हो सकता है। करेक्ट है बात, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें मैंने बताई। अब एक्चुअली एनर्जी को अब देखो एनर्जी, ये चीज हमने सेम चीज है ना एक्चुअली लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन उसको मैंने ऐसे बोला था कि देखो यहां पर कोई लॉस नहीं है काइनेटिक एनर्जी का, फिर बोला था 20% लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। उसमें ये भी कर सकते थे कि मैक्सिमम लॉस है, हालांकि मैक्सिमम लॉस वाला मैंने नहीं किया था, बट लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में कमेंट कर रहा था जब कोलिजन लास्ट क्लास में जो हमने किया था। तो लेक्चर को कनेक्ट करना तभी मजा आएगा तुम्हें समझ में। तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें आप लोग, सारे के सारे बच्चे लास्ट लेक्चर देखें, ठीक है। तो अगर वहां पर ऐसा था, एनर्जी का लॉस था, तो हमने क्या किया, एनर्जी के लॉस के लिए ना हमने एक फैक्टर डिफाइन कर लिया। जैसे मान लो इलास्टिक कोलिजन, इसका ये मतलब है कि सारा काइनेटिक एनर्जी कोई भी कहीं भी कोई लॉस नहीं होगा, करेक्ट है। तो इसके लिए हमने डिफाइन किया एक पर्टिकुलर टर्म, दैट पर्टिकुलर टर्म को नोट में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है ये, वो था कोफिशिएंट ऑफ, हालांकि इसको हम लोग डेराइव कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि हमारे काम का नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और ई क्या होता है, ई को अगर हमें रिलेशन बनाना है, तो अगर जैसे मान लो दो बॉडीज हैं, ध्यान से समझना, जैसे मान लो हेड ऑन हेड के लिए बता रहा हूं, अगर मान लो दो बॉडीज हैं और इधर की तरफ और इधर की तरफ आ रहा है U1 और ये U2 है, ये है बिफोर कोलिशन, ध्यान से समझिएगा, और ये है आपका आफ्टर कोलिशन। इधर मान लो V1 हो गया और इधर की तरफ V2 हो गया, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या होता है, ये आप लोग डिराइव कर सकते हो, बट हम लोग याद कर लेंगे, हमें फायदा होगा। तो होता है V सेपरेशन इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ V अप्रोच। तो E एक्चुअल में क्या हो जाता है, E एक्चुअल में हो जाता है V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। अब ये किसके लॉन्ग होता है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, देखो हेड ऑन हेड में तो वन डायमेंशन होता, तो जिधर भी वन डायमेंशन के लॉन्ग ही लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, लेकिन जब ऑब्लिक में बात करेंगे तो हमें वहां ड्रॉ करना पड़ेगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट कहां है। विल टॉक अबाउट इट ऑब्लिक में, बहुत क्लियर कट मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन उसको नहीं किया क्योंकि मुझे अभी मैंने ऑब्लिक बताया कि बस 2 से ज्यादा डायमेंशन में, अगर 2 या 2 से अधिक डायमेंशन में कोलिजन का इवेंट हो रहा है, मतलब एक ही एक्सिस के लॉन्ग नहीं मूव कर रहा, तो ऑब्लिक बोलते हैं। तो उसमें मैं लिखना आपको सिखाऊंगा, अभी फिलहाल हम लोग हेड ऑन हेड के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर हम लोग ऑब्लिक के बारे में प्योरली बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये और ये टकरा रहा है, तो अब यहां पर अगर हम बोले कि वी सेपरेशन का, अभी प्योरली हेड ऑन हेड के लिए बात करें, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। हालांकि लाइन ऑफ इंपैक्ट जनरल स्टेटमेंट हर जगह होल्ड करेगी। तो यहां पर वी सेपरेशन कितना होगा, वी सेपरेशन कितना होगा, देखो ये V2 वेलोसिटी है, V2 से राइट जा रहा है और V1 से लेफ्ट जा रहा है। एक्चुअली दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसका मॉड्यूलस हमेशा होता है। जैसे अब यहां पर देखें, मतलब यू कैन से जितने वेलोसिटी से दूर जा रहा है, मतलब अगर एक काम करो, जैसे इस पर ऑब्जर्वर को बिठाओ तो इसको लगेगा V1 प्लस V2 से ये बॉल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यही आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दूर जा रहा है ना यहाँ पे। तो हमेशा यहां पर के हिसाब से V1 प्लस V2 होगा डिवाइडेड बाय अप्रोच। क्या होता है, फिर से भाई अगर मैं इस ऑब्जर्वर को यहां बिठा दूं तो ये U1 प्लस U2 रिलेटिव वेलोसिटी से इसकी तरफ आते हुए दिखे, करेक्ट है। इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, U1 प्लस U2। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अभी हम सिंगल एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो आसानी से लिख लोगे, और ऑब्लिक के लिए भी मैं लिखना बता दूंगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, करेक्ट है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर दिया, दैट इज V सेपरेशन अपॉन E टाइम्स ऑफ V अप्रोच। अब बहुत सारे देखो बच्चे, क्या होगा प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, कि आप क्या करना, जैसे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखोगे तो उसका मॉड्यूलस लेना है। अब ऐसा होगा कि आपको थोड़ी पता कि जैसे ये इधर की तरफ नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आ गई तो नेगेटिव भी आ सकता है, इधर की तरफ अगर जैसे तुमने इधर की तरफ नेगेटिव माना, इधर की तरफ पॉजिटिव माना, अब तुम रिलेटिव वेलोसिटी लोगे और ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो E नेगेटिव दिखेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस कर देते हैं। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ताकि E हमेशा पॉजिटिव है। एक्चुअली E की जो वैल्यू थी हमेशा V2 प्लस V1 अपॉन U1 प्लस U2 का मॉड्यूलस लेना है, दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस लेना है। हालांकि या अलग अलग लिखता हूं वरना बाद में कंफ्यूजन होगी तुम्हें, एक साथ लेके करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो ऐसे लिख लेते हैं कि v1 प्लस v2 अपॉन u1 प्लस u2। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। ये आपका है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, अप्रोच मॉडुलस लिख देना आपको, v सेपरेशन अपॉन after the collision relative velocity of one ball with respect to other ball, and then they take the modulus, and then before the collision relative velocity and then take the modulus। modulus नहीं तो सबको आता ही होगा आई एम श्योर। तो E equals to V separation upon E times of V approach, ठीक है। modulus आई एम श्योर सबको आता ही होगा ना, मतलब आई थिंक। अब ऐसे करेंगे तो फिर, तो इसको E हमने बताया, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मॉडुलस तो मतलब बता दूं क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो K इज इक्वल टू, जैसे मान लो K कोई नंबर है, अगर मान लो k ग्रेटर देन 0 है, अगर इफ k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका मॉडुलस हमेशा प्लस किया आएगा, ठीक है। अगर मान लो k लेस देन 0 तो नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, तो जो इसका मॉडुलस ऑफ क्या आएगा वो माइनस किया आएगा, हो गया। ये आपने पढ़ा होगा, है ना, आपको आई एम श्योर आपको वहां बताया गया होगा मैथ्स में, ठीक है। तो अगर k 0 से ज्यादा है तो मॉडुलस k इज गोइंग टू बी प्लस k, अगर k 0 से कम है तो मॉडुलस k इज गोइंग टू बी माइनस k। एक्चुअली माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई, मॉडुलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव बना देना उससे, और मॉडुलस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, तो आप उसमें प्लस है तो कुछ मत करो, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस बन जाएगा। यही किया मैंने आपको, ठीक है ना। आई होप ये तो समझ आ रहा होगा, चलो बढ़िया। तो अगर अब यहां पर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर लिया, तो अब देखो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो इलास्टिक कोलिजन, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं, इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो सेम होगा, मतलब एक्चुअल में v सेपरेशन और v अप्रोच क्या होगा, सेम। तो यहां पर एक्चुअल में e इज गोइंग टू बी 1, ठीक है, e इज गोइंग टू बी 1। इस केस में e 1 होगा। एक्चुअल में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, इसकी वैल्यू हुई 0 से 1 के बीच में, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यही लाई कर सकती है, इससे और कुछ लाई कर नहीं सकता। क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे तो जो v सेपरेशन है वो कभी भी v अप्रोच से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी थी वो लॉस ही होगी, गेन तो कर नहीं सकता कहीं से। अब ऐसा कहीं हुआ है, इसका मतलब वो कुछ हाइपोथेटिकल या कुछ एक्स्ट्रा कहीं से हमने एनर्जी उसे दी है। अगर हम सिस्टम को कहीं से फोर्स एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, एनर्जी नहीं दे रहे, तो उसमें हमेशा 0 से 1 के बीच में ही e रहेगा। देखो क्योंकि v सेपरेशन जो होगा वो हमेशा v अप्रोच से कम ही होगा, क्योंकि एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ ही होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, जो ऐसे आके कुछ सर्टेन वेलोसिटी से कोलाइड होता है, ठीक है ना। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखें। तो यहां पर जब E इक्वल टू 1 होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बिफोर सेपरेशन भी वेलोसिटी, जो सेपरेशन वेलोसिटी थी वो भी सेम है, आफ्टर भी सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि E इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है। अच्छा अब ये बताओ, अगर कुछ लॉस होगा इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी या कम होगी, खुद सोच के बताओ। अगर कुछ लॉस होगा, देयर इज सम लॉस, तो इसका ये मतलब है, ध्यान से समझना, इसका ये मतलब है कि ये वाली वैल्यू सेपरेशन कुछ कम हो गया होगा और अप्रोच तो जितना था उतना वही बेस था, तो छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू मतलब लेस देन 1 है। तो ये यहां पर इन इलास्टिक अगर सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बच्चों अगर सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब E 0 से लेकर 1 के बीच में, ना तो 0 होता है ना तो 1 होता है, क्योंकि 1 का मतलब इलास्टिक कोलिजन हम डिफाइन करें, परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हो इसे, और अगर 0 से 1 के बीच में तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब सॉरी आई एम सो सॉरी, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है, प्लीज ध्यान समझना। अगर 0 से 1 के बीच में तो इन इलास्टिक कोलिजन, आई एम सो सॉरी, प्लीज मेक श्योर करना ये बात आपको कंफ्यूजन ना करे। इन इलास्टिक कोलिजन, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अब कहोगे भैया इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या डिफरेंस दिखता है आपको। मुझे जो डिफरेंस दिखता है वो है कि मैंने आपको लिखा था कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस का ये मतलब होता है कि जैसे बिफोर द कोलिजन के बाद, जब जब बिफोर द कोलिजन दोनों अलग अलग कुछ वेलोसिटी से चलेंगे, आफ्टर द कोलिजन तो दोनों क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। अब दोनों चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। अब अगर एक्चुअल में क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, अब मैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग में जाऊं, जो फिजिक्स वाली डिटेलिंग में, तो जैसे मान लो एक बॉल आ रहा है, तो एक्चुअल में क्या करता है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जो बॉल आती है ऐसे दूसरी बॉल को दबाती है। अब दूसरी वाली बॉल को जब दबाएगी तो पीछे वाली जो बॉल दबा रही है ना उस पर रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ कमी आएगी, तो दूसरे वाली की बढ़ेगी, ठीक है, दूसरे वाली गेन करता है। ध्यान से समझना, दबता है तो दूसरा वाला गेन करता है, लेकिन इसके दौरान, दबने के दौरान जो बॉल एक दूसरे को दबा रही है, जैसे ऐसे सोचो ना कि अगर मान लो एक बॉल यहां पर आई है ना, और इसको कुछ ऐसे करके दबा रही है, ऐसे करके दबा दिया, ऐसे करके ना, ऐसे करके दबा दिया, तो एक्चुअली इसने अपनी कुछ एनर्जी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर, करेक्ट है ना ये बात। तो लेकिन
फिर वापस से क्या होगा, अपनी शेप एंड साइज रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो वापस से क्या होता है, ये तो एनर्जी लॉस कर चुका है, इसने गेन भी कर लिया, तो ये वापस अपना रिस्टोर कर देता है। इसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाती है और इसकी कुछ v2 हो जाती है, और इसकी पहले क्या थी, u1 थी और ये ut थी। तो इस शेप चेंज के दौरान कोई एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जब वापस रिस्टोर करा तो उसने एनर्जी अपना, मतलब आपको यही समझना है कि इसने इस जो कंप्रेशन है ना, इसके दौरान कोई एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, सराउंडिंग में कोई हीट वीट में लॉस नहीं हुआ। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब ये कंप्रेशन हो रहा होता है तो इसके दौरान जो एनर्जी वो लॉस होती चली जाती है और बॉडी अपने आप को रिस्टोर नहीं कर पाती। अब देखो, अगर थोड़ा सा रिस्टोर कर पाती तो इनइलास्टिक कोलिजन है, कुछ भी सब कुछ रिस्टोर हो जाता, शेप एंड साइज परफेक्टली रिस्टोर हो जाता तो इलास्टिक कोलिजन, थोड़ा सा रिस्टोर होता तो इन इलास्टिक कोलिजन, और बिल्कुल रिस्टोर नहीं होता, मतलब बिल्कुल रिस्टोर होने का मतलब ये कि जैसे दब रहा है, अभी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ u1 से कुछ v हुई होगी, इसकी भी कुछ बढ़ के v हुई होगी, जैसे दोनों की कॉमन वेलोसिटी आती है वो रुक जाता है, कुछ वापस से रिस्टोर ही नहीं करता, क्योंकि पहले क्या होता है, पहले अप्रोच कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कम करता है, दोनों की वेलोसिटी सेम होता है। अब जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाता है, ध्यान से समझना, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होता है तब तक वो एनर्जी लॉस कर चुका है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी कहां चली गई, हीट में चली, अब वापस से रीगेन नहीं करता। अगर रीगेन नहीं करेगा, तो दोनों की जब कॉमन वेलोसिटी आ जाती है तो वही आपकी मैक्सिमम लॉसिंग एनर्जी होती है। इसके पहले क्या था कि वो जो एनर्जी दिया था वो बेसिकली उसने उसको गेन कर लिया। पहले रिटार्ड करता है, ध्यान से समझना, पहले पीछे वाली बॉल को रिटार्ड करता है और आगे वाले को एक्सीलेट करता है। अब जब वापस से शेप को रिस्टोर करता है तो फिर से पीछे वाले की कुछ, ध्यान से समझना, आगे वाली कुछ एनर्जी और गेन करता है, आगे वाला क्या करता है और एक्सीलेट होता है, पीछे वाला और रिटार्ड होता है और कुछ एनर्जी गेन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो आगे वाले ने जो पोटेंशियल में गया था वो वापस से एनर्जी दे देता है उसको, आगे से एनर्जी दे देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे स्प्रिंग में मैंने आपको समझाया था, अगर इसको स्प्रिंग से रिलेट कर सकते हो, जैसे फिर से ध्यान से सुनना, जैसे मान लो एक ऐसे करके स्प्रिंग लगी हुई है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, आप सोचो, यहां पर जैसे मान लो ये कुछ u1 वेलोसिटीज आ रही है, u2 वेलोसिटीज आ रहा है, तो u1 से u2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये इस पे रिटार्डेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और इस पे एक्सीलरेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी घटती है और इसकी बढ़ती है। तो एक सर्टेन पॉइंट आता है जब दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी, तब तक ये अप्रोच कर रहा होता है। क्लियर है बात है। इसके बाद क्या होगा, ये रिटार्ड करेगा। इसके बाद क्या करेगा, ये रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करने का फंडा ये है, ध्यान से समझना, कि अगर ये स्प्रिंग परफेक्टली इलास्टिक होती, आइडियल स्प्रिंग होती, तो ये सारी एनर्जी वापस दे देता है। स्प्रिंग अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखता। सेम उसी तरीके से अगर बॉडी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, तो जब वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ही इलास्टिक कोलिजन कर सकता है, जब वो कोलाइड करता है तो E=1 की बात, तो वो एक्चुअली एनर्जी देता है, कुछ बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, फिर वापस से वो दे देता है बॉडीज को, कुछ अपने पास नहीं रखता। अगर वो रिस्टोर कर, अब यही समझना, अगर वो रिस्टोर नहीं कर पाते अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो लॉस कहां जाती है, हीट में। तो जो मैक्सिमम लॉस होता है तब होता है जब, मैक्सिमम लॉस तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी बच्चों, तो जो v सेपरेशन होगा, मतलब सेपरेट होता ही नहीं है, और सेपरेट नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, तो E इज गोइंग टू बी जीरो। तो इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E इज गोइंग टू बी जीरो। मुझे पता है कि थोड़ी सी शायद आपको, थोड़ा सा आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन आया होगा, बट आई थिंक अगर तुम ध्यान से समझोगे तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। अच्छा, जिन्हें कंफ्यूजन आ रहा है वो याद कर लेना, मतलब ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर कोलिजन को समझोगे तो स्प्रिंग से रिलेट करना। अगर इलास्टिक स्प्रिंग होती है तो आप स्प्रिंग को एनर्जी स्टोर नहीं करते। इन इलास्टिक अगर एनर्जी होगी, इन इलास्टिक होगा तो एनर्जी बेसिकली कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है, वो तुम्हारा हीट में भी जा सकता है या बॉडी में भी चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी कुछ बॉडी में चली जाती है, ऐसे सोच लो, कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडी में चली जाती है शेप चेंज करने में, तो वो लॉस ही है हमारे लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो वह हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस का क्या मतलब है, ध्यान से समझना, मैक्सिमम लॉस का ये मतलब है कि जब जितना ये बेसिकली शेप चेंज में गया तो वापस उसने दिया ही नहीं, तो वापस नहीं दिया, इसका मतलब जब शेप चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था, तो मैक्सिमम जब चेंज था तो दोनों की वेलोसिटी सेम थी ना। अब तो आई थिंक समझ में आ गया, दोनों की वेलोसिटी सेम हुई थी, उसके बाद उसने वापस से रिस्टोर ही नहीं किया, तो उसने बोला ठीक है दोनों सेम वेलोसिटी चलते, तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस होता है, जो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली शेप चेंज में जाएगा वो लॉस कहीं जाता है, उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ऐसे समझ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो E, अगर कोई, इफ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कहीं लिखा है देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका सीधा मतलब E=1 होगा। करेक्ट है। इफ देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब E=0 से 1 के बीच में होगा। अगर E=0 है, इसका मतलब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज नॉट 100%, हर बार 100% नहीं होगा। या अगर आपको बोल देता E1 है, इसका मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या आपको E=हाफ बोलता है, इसका मतलब देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नॉट 50%। हाफ का मतलब बिल्कुल 50% नहीं होगा, एंड E को बिल्कुल, मतलब हो सकता है हो, बट जरूरी नहीं कि हर बार 50% हो। तो E=0 का मतलब मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड देन मैक्सिमम कुड बी 100% और एनीथिंग बिटवीन 0 to 100, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम का बस ये मतलब, अब अगर आप मतलब समझने की बात करोगे तो मैक्सिमम का ये मतलब है दोनों बॉल
आफ्टर द कोलिजन सेम वेलोसिटी जाती है। यहां मैं लिख देता हूं कि आफ्टर द कोलिजन इट सीम्स लाइक बॉल स्टिक्स। क्या होता है? बॉल या बॉडी स्टिक्स मतलब चिपक जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, बॉडी स्टिक। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो आई थिंक ये बातें समझ आ गई। तो हमने जो ओवरऑल 20-25 मिनट में भी समझा है, टाइप्स ऑफ कोलिजन समझे, तो हमारे दिमाग में मोटा मोटा आ जाना चाहिए कि भाई क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो हमने हेड ऑन हेड कोलिजन पढ़ा है, फिर ऑब्लिक कोलिजन पढ़ा है। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट पढ़ा है हमने। हेड ऑन हेड बताया वन डायमेंशनल होता है, ऑब्लिक क्या होता है? मोर एक डायमेंशन से ज्यादा में जब कोलिजन हो रहा होता है, प्लेन मतलब बेसिकली लाइन ऑफ इंपैक्ट एक कहीं इधर उधर मतलब वेलोसिटी आती है ऐसे, जाती इधर ऐसे, कुछ भी मतलब सेम ही लाइन के लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस 1D के लॉन्ग नहीं होना चाहिए कोलिजन, तो हम लोग ऑब्लिक बोल देते हैं। फिर हमने कहा यार क्लासिफिकेशन तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस के बेसिस पे हमने इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बताया। इलास्टिक कोलिजन मतलब देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, E इक्वल्स टू 1। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब E इक्वल्स टू 0 से 1। और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है E इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मैं समझाता हूं, तो मैं क्वेश्चन लूंगा ना तो ज्यादा बेटर फील होगा। ये एक्चुअल में ये तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जांपल था समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेता हूं तो बेटर तरीके से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोलिजन्स में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हर बार कोलिजन होता है तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा? यस, अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। कोलिजन के लिए कोई कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है तो हर बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होल्ड करेगा। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वैलिड। इनफैक्ट ज्यादा प्रिसीजन के साथ बोलोगे अगर इंपल्स जीरो हुआ, ठीक है, अगर इंपल्स जीरो है तो वैलिड। इनफैक्ट अगर एक्सटर्नल फोर्स मोस्टली ऐसे केसेस में जो होते हैं या तो वो नॉन इंपल्सिव होते हैं या नहीं रखते हैं हम लोग मोस्टली, तो मोस्टली कह देते हैं। बट हमें हर बार हर बार नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार लग जाएगा इलास्टिक कोलिजन में तो हर बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। हमें चेक करना पड़ेगा कि सिस्टम पे एक्सटर्नल इंपल्स आ रहा नहीं है। फोर्स नहीं है तब तो पक्के से इंपल्स नहीं होगा। एक बार फोर्स होता भी है बट नॉन इंपल्सिव होता है तो उसकी वजह से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है, तो हमें एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम तीनों में लगा सकते हैं। मोस्टली लगेगा, आप ध्यान रखना, मोस्टली लग रहा होगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड नहीं होता। तो ये इसमें भी मोस्टली मैं लिखा है, ध्यान रखना। हर बार जरूरी नहीं कि आप ब्लाइंडली चिपका देना, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें नेट एक्सटर्नल इंपल्स है या नहीं है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मान लो वी हैव टू बॉल्स, और ये टू बॉल जो है बच्चों एक 2m मास का है, ठीक है, और एक m मास का। तो लेट अस अज्यूम इसका मास 2m है। ठीक है, इसका थोड़ा शेप सेम कर देते वरना कंफ्यूजन आएगी बाद में। ठीक है, सेम आइडेंटिकल मतलब बॉल्स पॉइंट मासेस भी ले सकते हैं उसको, अभी शेप इंपॉर्टेंट नहीं इतना यहाँ पे क्योंकि एक ही डायरेक्शन के अलाउंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर बच्चों कि सेम ही क्वेश्चन ले लेते जो हमने लास्ट क्लास में लिया था। उसको हमने ई के बेसिस पे नहीं किया था, हमने उसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया था, नॉर्मल कोलिजन के कॉन्सेप्ट पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों लेक्चर को रिलेट करना। अगर 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता तो मैं दोनों साथ में पढ़ा जाता, बट 1-1 घंटे का लेक्चर, लेकिन दोनों बहुत कनेक्टेड है। तो लेक्चर नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप प्लीज उस चीज को देखें। तो 2m मास है और इसका मास m है, सेम क्वेश्चन है। इसकी स्पीड 2u है और इसकी स्पीड u है। अब ये देखो एक ही लाइन के लॉन्ग चल रहा है, ये दिया है मूविंग अलोंग द सेम लाइन। मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आए, मूविंग अलोंग सेम लाइन। ठीक है, मूविंग अलोंग सेम लाइन। अब क्या है, विल दे कोलाइड और नॉट? यस दे विल कोलाइड, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी इससे ज्यादा है, करेक्ट है। अब ये कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद दोनों कुछ नई वेलोसिटी गेन कर लेंगे, करेक्ट है। ये तुम्हारी कुछ नई वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है ना, दोनों कुछ नई वेलोसिटी गेन कर लेंगे। इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। इसका मास तो सेम ही रहेगा, मास में कोई लॉस नहीं होता। तो ये बिफोर है और ये आफ्टर कोलिजन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है, इनफैक्ट मैं क्वेश्चन कैसे केसेस बनाता हूं। केस वन
समझना आप लोग इस बात को। केस वन क्या है? केस वन ये है कि अगर ये कोलिशन होता है, अब ये कैसा कोलिशन, अगर आप देखोगे वन डायमेंशन के लॉन्ग है तो इसको हम बोल देंगे हेड ऑन हेड कोलिशन। ये दिया रहेगा या आपको रियलाइज हो जाएगा, हेड ऑन हेड कोलिशन, ठीक है। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के बेसिस पे है, ठीक है। अगर ये हेड ऑन हेड कोलिशन है, केस वन लेते हैं आपको, तो इसमें क्या कि जब कोलिशन हुआ था तो अब फिर से वही सोच सकते हैं कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पहला केस देता हूं, इफ देयर इज नो लॉस, इफ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी यही सेम क्वेश्चन किया था, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूरिंग द कोलिशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिशन, ठीक है। अगर कोलिशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है तो क्या होगा बच्चों, तो मैं बताता हूं। अगर कोलिशन के दौरान कोई लॉस नहीं तो E इज इक्वल टू हम लोग 1 बोल सकते हैं, ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। देखो ये हिंट गुड इनफ है टू अंडरस्टैंड कि E इज इक्वल टू 1 है। ध्यान से समझेंगे लेक्चर को, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें E इक्वल टू 1 पता चल गया तो हम लोग यहां पर एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमने सीखा था अभी लेक्चर के दौरान कि V सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स ऑफ V अप्रोच भी होता है, तो इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है, इफ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है E इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर कोलिशन। वी नीड टू मेक श्योर बच्चों कि हमने लास्ट लेक्चर में जो बिना ई के हेल्प के किया था उसको भी समझना, तभी तो बहुत अच्छे से रिलेट करोगे आप, ये समझने वाली बात है। तो अगर फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर द कोलिशन, वेलोसिटी इज इनफैक्ट नॉट वेलोसिटी, क्योंकि दो बॉडीज हैं तो दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी इज आफ्टर कोलिशन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इसको सिस्टम की तरह देखते हैं बच्चों, इसको सिस्टम की तरह देखते हैं तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ एन और mg है, बट दैट इज नॉट इंपल्सिव, क्योंकि एन mg को काट रहा होगा और एन और mg के अचानक से वैल्यू कोलिशन के दौरान नहीं बढ़ रही होगी, तो इस पे वर्टिकल में कोई इंपल्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल में स्मूथ सरफेस है, मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आए, फ्रिक्शन भी नहीं है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई मोमेंटम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहला जो पॉइंट लिख सकते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ, एज F external on the system along x-axis बच्चों is 0 implies that momentum along x-axis is constant, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम के तो राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, तो 4mu पहले वाले बॉल का मोमेंटम होगा प्लस दूसरे बॉल का mu हो जाएगा। फिर आफ्टर द कोलिजन दोनों राइट की तरफ हमने वेलोसिटीज मानी है, आप चाहो तो जिधर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर मानना चाहो इधर ऑपोजिट भी मान सकते थे। अगर आपने दोनों को राइट माना और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला, अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब उसका उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। हालांकि मैंने राइट ही मान लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2m मास है और v1 इज द वेलोसिटी और m मास है एंड v2 इज द वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, 5u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। क्या प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि दो अननोन अपने पास और एक इक्वेशन है। तो हम लोग अगर कह रहे हैं देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये है कि जो भी हमने ये सीखा ना इसको उससे रिप्लेस कर देते हैं, और ये इनफैक्ट आपकी सोल्यूशन को थोड़ा इजी बना देता है। अगर आप v सेपरेशन इक्वल टू e टाइम्स ऑफ v अप्रोच लिखोगे तो आपके काम को थोड़ा आसान कर देगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार e की वैल्यू नहीं देगा तो आप कैसे करोगे, तब तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। बट यहां पर जैसे बोला देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका सीधा सीधा मतलब निकल के हमारे दिमाग में आता है कि भैया क्या होगा, इसका ये मतलब है भैया कि E इज इक्वल टू 1 है। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब देखो बिफोर कोलिजन अगर हम लोग बात करें कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं इस पे बैठ के इसकी वेलोसिटी देखता हूं तो u माइनस 2u विच इज माइनस u और उसका मॉडुलस लेंगे तो u आएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, हम यहां पर अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखेंगे बच्चों तो वो आ जाएगा u, क्यों मॉडुलस ले लिया मैंने। फिर से बताऊं, चलो फिर से देखो एक बार, ये u इधर की तरफ है, ये 2u इधर की तरफ है बच्चों, तो u विद रिस्पेक्ट टू 2u कितना होगा प्लस u, मैं यहां लिख देता हूं ताकि बाद में मिटने की जो दिक्कत आए, प्लस u माइनस 2u, यही तो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट किसी के साथ लिख दो और टेक द मॉडुलस ओनली। तो अगर u माइनस 2u है तो अल्टीमेटली कितना है माइनस u, अब इसका मॉडुलस लोगे तो क्या होगा माइनस माइनस u विच इज प्लस u। तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज प्लस u।
करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं आफ्टर द कोलिजन सेपरेशन, मतलब देखो बिफोर कोलिजन अप्रोच करेगा, आफ्टर अप्रोच नहीं करेगा तो कोलिजन ही नहीं होगा, और आफ्टर सेपरेशन कोलिजन नहीं होना चाहिए तो वह सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं इसकी वेलोसिटी, किसकी, फिर से देखो यहां बैठा और इसकी वेलोसिटी देखने की कोशिश किया, तो मैंने कहा v2 राइट की तरफ है, तो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेट अस अज्यूम कि v2 बड़ा है, अगर v2 बड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1, है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अब तुम्हें मानना पड़ेगा यहां पे, अगर अब देखो मानने का भी लॉजिकल तरीके से मानना, उल्टा मत मान लेना, ठीक है। अगर मान लो तुमने v2 को बड़ा मान लिया तो जो सेपरेशन होगा क्या होगा? v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अगर v2 बड़ा तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इसका मतलब v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नहीं समझ में आया? मैंने एक को बड़ा मान लेना और उसके बाद चेक कर लेना प्लस है या माइनस, एंड देन अगर प्लस रहा तो मॉडुलस के लिए प्लस मल्टीप्लाई कर देना, अगर माइनस आया तो आप माइनस मल्टीप्लाई करना, हर बार सेम आंसर आएगा। तो जैसे मैंने बोला v2 इज ग्रेटर देन, मैंने मान लिया कि v2 ग्रेटर देन v1 है, अब मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा विच इज v2 माइनस v1, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v2 प्लस सॉरी v2 माइनस v1, करेक्ट है ना ये बात? ठीक है। अच्छा अगर तुम चाहो तो v1 को भी बड़ा मान सकते थे, अगर तुम v1 को बड़ा मानते तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 होता, है ना, v2 माइनस v1 होता रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन ये ओवरऑल अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते तो ये नेगेटिव आ जाता, देन यू हैव, लेकिन तुमने माना, लेकिन तुम, यही तो प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर तुम v1 को बड़ा मानना कोई मतलब है नहीं, तो सेपरेशन में जो आगे जा रहा होगा ना उसको बड़ा मान के तुम रिलेटिव वेलोसिटी लिखो तो हर बार पॉजिटिव आएगा, ऐसे सोच लो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो आगे जा रहा होगा उसको बड़ा मानना है, उसके हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी लिख दो, अपने आप प्लस आ जाएगा, तो दिमाग ही नहीं लगाना एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। तो हमने कहा अच्छी बात है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन ना जैसे बता रहा हूं वैसे करना, इसमें कंफ्यूजन में फंस के आंसर गलत कर देते हो। तो अब E इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या सीखा? E इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। तो V सेपरेशन कितना? V2 माइनस V1 अपॉन U। अब E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो हमें कितना मिलेगा? V2 माइनस V1 इक्वल टू U बच्चों। तो वी गॉट इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे अगर मैं एनर्जी लिखता, अगर आपको याद होगा, अगर मैं एनर्जी लिखता बच्चों तो उसमें क्वाड्रेटिक बन रहा था, तो दो सॉल्यूशन मिल रहा था, इसमें कोई झामा ही नहीं आएगा, इसमें कोई दो सॉल्यूशन का झामा नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहां पर वी गॉट टू इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, देखो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर हम देखेंगे सॉल्विंग में तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, 2v1 प्लस v2 इक्वल टू 5u, देखो फटाफट सॉल्व हो जाता है, और ये हो जाएगा माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 3v1 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4u हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू 4u बाई 3, ठीक है। अब v1 इक्वल टू 4u बाई 3 और माइनस 4u बाई 3 प्लस v2 इक्वल टू u, तो v2 इक्वल टू, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, प्लीज ध्यान देना, 2v1 प्लस v2 5u, करेक्ट है, दोनों राइट की तरफ जा रहा है, और v सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1, करेक्ट है, इक्वल टू u, करेक्ट है, करेक्ट है। तो हमने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 2v1 माइनस v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और v2 कट जाएगा, 5u माइनस u विच इज अल्टीमेटली 4u हो जाएगा, और 4u बेसिकली 4u बाई 3 हो जाएगा, करेक्ट है। तो v2 हो जाएगा u प्लस 4u बाई 3, तो दिस इज 7u बाई 3। आई होप आप कैलकुलेशन को समझ पा रहे होंगे। तो हमें ये दो चीजें मिल गई। कैलकुलेशन एक बार आप लोग, मैं बोलता हूँ कई बार कि कैलकुलेशन आप लोग फिर से चेक कर लिया करो, ताकि यहाँ पर कई बार कैलकुलेशन अब कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो प्लीज चेक कर लिया करो आप लोग ना, लेकिन मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट आइडिया लग चुका है हमें। तो v1 इक्वल टू 4u बाई 3 एंड दिस इज 7u बाई 3, करेक्ट है क्या? ये इसमें कोई घबराहट वाली बात तो नहीं है। तो 7u बाई 3 एंड 4u बाई 3 इज दी कोलिजन के बाद का आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो आई एम श्योर दिस इज करेक्ट, राइट। तो आप लोग वापस आप लोग खुद भी कर लेना एक बार। अब यहां पर यह आ गया, अगर इफ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर जो वेलोसिटीज है वो आपको पता चल गई। अब यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप केस 2 भी दे सकता है। केस 2 में क्या कहेगा? अब या आपको कुछ ई की वैल्यू देगा या कहेगा कुछ परसेंटेज लॉस है, तो दोनों चीजें दे सकता है। हालांकि मैंने आपको लास्ट टाइम परसेंटेज देके बोला था वैल्यू निकाल लेना,
अगर मैं आप देखो मोस्टली ई से ही देता है, परसेंटेज लॉस बहुत कम देता है, लेकिन दे सकता है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज जैसे बोलेगा 20% लॉस होगा, देन आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तब आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ध्यान से समझना, अगर आपको बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपको ई की वैल्यू दिया तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर बोलता है इफ केस टू इफ ई इक्वल्स टू हाफ, ध्यान से समझना, अगर इफ ई इक्वल्स टू हाफ तो इसमें दो क्वेश्चन आएगा। पहला फाइंड, सेम क्वेश्चन के लिए ऊपर वाले केस टू, उसी का केस टू ले रहा हूं, फाइंड बिल्कुल ध्यान से समझना, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और दूसरा अगर ई इक्वल्स टू हाफ है तो व्हाट इज द परसेंटेज, अब देखो तुम्हें पता अगर ई इक्वल्स टू हाफ है तो डेफिनेटली तुम्हारा परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर ई इक्वल्स टू हाफ है तो कितने परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या 50% है, ई इक्वल्स टू हाफ नहीं, यही तो चेक करना, ध्यान से देखो कितना आता है। तो फाइंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो पहला हमारा ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इस बात को समझना, ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 होती है, वहां से हमने वेरीफाई किया, ठीक है। अभी हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात भी करते हैं, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, तो देखो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं, तो 5u इज इक्वल्स टू 2mv1, तो पहली क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, सेम ही आएगा, क्योंकि सेम सिचुएशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसमें भी नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज 2v1 प्लस v2 बच्चों, यही आया था अपना पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में भी तुम्हें पता है कि बस ई की वैल्यू हाफ कर देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने सेम सिचुएशन मान लिया कि आफ्टर द कोलिजन सेम वेलोसिटी, मतलब देखो बिफोर ऐसे था 2u था, मैं बगल में बना देता तो कंफ्यूजन है ना। अब फिर क्या हुआ, हमने इधर की तरफ ही ये इसको v1 मान लिया, इसको v2 मान लिया, तो v सेपरेशन कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू हाफ u हो जाएगा, तो 2v1 माइनस 2v2 माइनस 2v1 इक्वल्स टू u हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारे पास 2v1, अब देखो यहां पर फंडा क्या है, इक्वेशन क्या है, 2v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 5u, और ये हो जाएगा अपना माइनस 2v1 प्लस 2v2 इक्वल्स टू u, करेक्ट है। e इक्वल्स टू बस हाफ कर दिया, देखो यहां पर चेंज किया था बस मैंने, ये e इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो सीधा v1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3v2 इक्वल्स टू 6u हो जाएगा, और v2 इक्वल्स टू 2u हो जाएगा, करेक्ट है, v2 इक्वल्स टू 2u हो जाएगा, ध्यान से समझना, एंड बिल्कुल ध्यान से, एंड v1 इज गोइंग टू बी v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u बाई 2, तो v1 इज गोइंग टू बी माइनस 2u प्लस 2u माइनस u बाई 2 विच इज 3u बाई 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आफ्टर द कोलिजन v1 की वैल्यू 2u हो जाएगी और v2 की वैल्यू 3u बाई 2 हो जाएगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें v1, अब देखो यहां पर ये समझना कि इनइलास्टिक कोलिजन था, तो हमारी जो वेलोसिटीज है अलग है, ऑब्वियसली डिफरेंट आनी, क्योंकि इसमें कुछ लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, कुछ लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, लॉस कहीं चला गया, अब कहां गया, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट, बट हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका दूसरा पार्ट भी था, एक तो वेलोसिटीज हमें मिल गई, कह रहा है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना। अब E इक्वल्स टू हाफ का मतलब बाय डिफॉल्ट दिमाग में आता है कि भाई ये 50% होगा, 50%, जो कि गलत है, ये बात को समझना, ये गलत है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये गलत है। E इक्वल्स टू हाफ का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर बार 50%, हो सकता है किसी केस में पर्टिकुलर मैथमेटिकल केस बन जाए, हो जाए, लेकिन हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखो अभी आपको पता है u1 इक्वल्स टू कितना है, 2u है, u2 इक्वल्स टू कितना है, u है, मास कितना है 2m और m है, और v1 कितना है, v1 इज अपना आ रहा है 2u, एंड v2 इक्वल्स टू 3u बाई 2, ठीक है। आई होप यहां पर कुछ लेट मी चेक, ये सेम वैल्यू आ जा रही है, सेम वैल्यू आ रही है, लेट मी चेक। तो यहां जो है एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि देखो v2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, v2 की वैल्यू क्या है 2u, और v1 की वैल्यू, तो ये v2 एक्चुअली और ये v1 है, बस ध्यान देना इस बात को, इसको काट के नई वैल्यूज लिख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, v1 इक्वल्स टू 3u बाई 2 एंड v2 इक्वल्स टू 2u, करेक्ट है। तो यहां पर जो आएगा अपना v1 जो आ रहा है, ध्यान से समझेंगे, v1 आ रहा है 3u बाई 2, और यहां पर जो आ रहा है
बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहां आ रहा है 2u, ठीक है। अब अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, तो ये इन दोनों से लिखेंगे, तो हाफ 2m इंटू 2u स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 4mu स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 0.5mu स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना हो गया ये 4.5mu स्क्वायर, करेक्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करेंगे तो कितना होगा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाफ 2m इंटू 3u बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 2u स्क्वायर, क्योंकि v2 की वैल्यू पता है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर 2 कट जाएगा, तो 9mu स्क्वायर बाई 4 प्लस 4mu स्क्वायर बाई 2, ठीक है, विच इज 2mu स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, विच इज 2mu स्क्वायर। कैलकुलेशन प्लीज देखना ध्यान से, तो हो जाएगा 2.25mu स्क्वायर प्लस 2mu स्क्वायर इज इक्वल टू 4.25mu स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल में ऑब्वियसली अगर लॉस हुआ है, देयर इज सम लॉस, तो अब तुम्हें दिख रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में पता है। दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें अगर हम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है। तो इनिशियल कितना होगा 4.5mu स्क्वायर माइनस फाइनल कितना होगा 4.25mu स्क्वायर अपॉन किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज लॉस देते हैं, इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 4.50mu स्क्वायर, mu स्क्वायर कट गया, दिस इज 0.25, आई होप यू अंडरस्टैंड, अपॉन 4.50 इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा, तो 25 अपॉन 4.5 ऑलमोस्ट 6.25% का लॉस है। मतलब देखो E इक्वल्स टू हाफ का ये बिल्कुल मतलब नहीं है बच्चों कि 50% लॉस है, दिस इज 6.25% होगी, दिस इज 6.25, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और रियलाइज कराता हूं जो कि बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मतलब मुझे लगता है कि ये चीज आपको आनी ही चाहिए। इसका केस 3, ये तीनों कोलिजन का मैं एक एक एग्जांपल हो गया, देखो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का भी हो गया, इन इलास्टिक कोलिजन का होगा विच इज दिस वन, जिसमें 6.25% है, इक्वल टू हाफ का, वो केस डिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि हर बार 6.25 आएगा, जितना जैसा केस होगा केस डिपेंडेंट होगा कि कितने परसेंट लॉस होगा। तो अगर हम केस 3 की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि इसी कोलिजन फॉर द सेम कोलिजन, फॉर सेम अबव कोलिजन if there is maximum loss, if there is maximum loss बच्चों, ठीक है, then find velocities after collision, ठीक है, and दूसरा क्या, find percentage लॉस इन कोलिजन, ठीक है, फाइंड परसेंटेज लॉस इन कोलिजन, ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इसमें, वेरी गुड। तो दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो मैक्सिमम लॉस है, इसका मतलब मैक्सिमम लॉस का क्या मतलब होगा, मैक्सिमम लॉस का ये मतलब है, मतलब E इक्वल टू 0, सीधी सी बात समझना, अगर मैक्सिमम लॉस बोलता है इसका मतलब E इज इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम हो जाती है, याद रख सकते हैं। मैक्सिमम लॉस का मतलब E इक्वल टू 0 एंड आफ्टर कोलिजन, ये याद रखना, आफ्टर कोलिजन v1 इक्वल टू v2 जाएगा, जो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज होगी। इसमें क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन देखते हैं तो ये 2u था और ये कितना हो गया u था, एंड आफ्टर कोलिजन देखते हैं तो ये v हो जाएगा और इसका भी v मान लेते हैं, दोनों का v मान लेते हैं, इसका 2m मास है, इसका m मास है, तो ये भी 2m और ये भी m। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो होल्ड कर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेम सिचुएशन है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है, तो अच्छी बात है। तो 5mu इक्वल्स टू मास कितना हो जाएगा, दोनों चिपक जाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3m, इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, mm कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू 5u बाई 3, आफ्टर द कोलिजन ये हो जाएगा, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, दिस इज। अब इसमें एक ही बार में दोनों की वेलोसिटी आ गई, क्योंकि एक ही पैरामीटर था, एक ही इक्वेशन, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सही बात बन जाएगी, क्योंकि E इक्वल्स टू 0 रखने का कोई फायदा भी नहीं है ना, अगर E 0 भी रखेंगे तो v सेपरेशन इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ v अप्रोच हो जाएगा, करेक्ट है। तो v सेपरेशन कितना होगा, v सेपरेशन कितना 0 हो गया, तो अब E 0 हो गया, बस इतना ही निकल के आता, वो तो हमें पता ही था ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी पता चल गई। इंटरेस्टिंग सी बात क्या आती है बच्चों, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग सी बात क्या आती है, इंटरेस्टिंग सी बात ये आती है कि यहां पर जो परसेंटेज लॉस है वो क्या होगा,
परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लेट अस ट्राई टू गेट दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी जो हमने ऊपर निकाला है। कितना निकाला देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने कितना निकाला था 4.5 mu स्क्वायर, 4.5 mu स्क्वायर। लेकिन यहाँ फाइनल बदल जाएगी, डेफिनेटली फाइनल बदल जाएगी। फाइनल कितना होगा, यहाँ हो जाएगी मास, अब दोनों की सेम वेलोसिटी तो हाफ 3m इंटू यू विच इज 5u/3 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा बच्चों वो जाएगा 3m इंटू 25u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9। तो ये 3 कट गया, तो 25mu स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 6.1 है ना, 6.16 विच इज 17 हो जाएगा इसके आसपास mu स्क्वायर, 6.17 mu स्क्वायर करेक्ट है। 6.17 mu स्क्वायर का ये मतलब है कि जो पहले वाले में जो 6.25 आ रहा था इसमें 6.17 आ रहा है। कैसे कर लो, डिवाइड कर लो, 4 जाएगा, फिर 10 बचेगा, तो 6 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो 6 ये फाइनल हो जाएगा। तो जो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ये निकाला करो डेटा तुम लोग। अब यहाँ पर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज गोइंग टू बी, ध्यान से समझना, दैट इज गोइंग टू बी क्या होने वाला है, इनिशियल विच इज 4.5 mu स्क्वायर माइनस, आई एम सो सॉरी दिस इज नॉट 6, दिस इज एक्चुअली में ये 4 होना था, मेरे दिमाग में 6 आ गया क्योंकि 6 इंटू 4 है ना, 4.17 mu स्क्वायर, आई एम सो सॉरी। तो 4.17 mu स्क्वायर अपॉन 4.5 mu स्क्वायर, mu स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 0.33 अपॉन 4.5 इंटू 100 कर देंगे बच्चों, ये ध्यान से समझना, इंटू 100 कर देंगे तो 33 अपॉन 4.5 आएगा, ऑलमोस्ट 10% 9% के आसपास मान लेते हैं, 7 8 9% के आसपास, तो 9% 8% मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है, परसेंटेज लॉस नहीं है ना, 5 mu स्क्वायर बाई 3 में बहुत ज्यादा परसेंटेज लॉस नहीं है, मतलब मैक्सिमम लॉस जो है वो 8% का है इस सिचुएशन के लिए। ऐसा नहीं कि हर बार आपका कम ही आएगा, मतलब 100% तक नहीं जा सकता है, बट इस केस में आपका मैक्सिमम लॉस का ऐसा दिमाग में मत बिठा लेना कि मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या होता है कि 100% लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको तीनों एग्जांपल दे दिए, इलास्टिक कोलिजन नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें ऑब्वियसली नो लॉस बोल दिया तो कोई लॉस नहीं था, जिसमें E = 1 होता है। ठीक है, दिमाग में बिठा लोगे आप। फिर दूसरा क्या आता है बच्चों, दूसरा क्या आता है कि इसमें सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब E, अगर E की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दिया होगा तो किसकी कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, और इसमें सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 100 तो नहीं होगा, ये पक्की बात है, बस 0 से 100 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हमारे केस में 6 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, अब मैक्सिमम लॉस का क्या मतलब होता है, बस इतना ही मतलब होता है कि आफ्टर द कोलिजन E = E तो 0 हो जाएगा, एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल सेम वेलोसिटी से जाएगा, और ध्यान से समझना, दोनों बॉल सेम वेलोसिटी से जाएगा, दोनों साथ में चलते हुए दिखेगा, समझ पा रहे हो क्या, दोनों बॉल सेम वेलोसिटी से जाएगा और साथ में चलते हुए दिखेगा, इसका मतलब E 0 है। तो सारा कुछ समरी आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये अगर ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे, बहुत अच्छे से करोगे, तो आपको ये ध्यान समझना, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको जो अभी हम ट्यूटोरियल क्लास में लेने वाले हैं वो थोड़ा आसान लगने लगेगा, वरना फिर थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो आप समरी बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना। अभी तक हमने क्या किया बच्चों, अभी तक हमने सिर्फ, देखो यहाँ समरी बना देता हूँ छोटी सी, ताकि आपको याद करने के लिए बना देता हूँ। समरी क्या होगा, अभी जो हमने किया वो है हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन हेड। ठीक है, इसमें हम तीनों टाइप के कोलिजन कर चुके हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, याद करने के लिए, और परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, यहां पर E = 1 होगा, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर E = कितना होगा बच्चों, E = 0 से 1 आएगा, सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर E = 0 आएगा, which is maximum loss in kinetic, maximum loss, and this is not obviously, है ना। तो ये भी हमने हेड ऑन हेड के लिए किया, सेम चीज हम लोग ऑब्लिक के लिए भी करेंगे, और तीन ही टाइप के उसके भी कोलिजन होंगे, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। समरी मिल गया आपको। अब समरी मिल गई तो हम लोग एक और चीज कर सकते हैं बच्चों,
ठीक है। एक अभी इसके और एक क्वेश्चन ट्यूटोरियल क्लास में इसी के उसको जरूर देखना, उसमें एक इसी का ऐसा वर्जन मैं लूंगा जिसमें परसेंटेज लॉस जो इसमें आ रहा है उससे डिफरेंट वैल्यू आएगी। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो डिफरेंट आएगी। ई की वैल्यू इक्वल टू हाफ ही रखने पे परसेंटेज लॉस अलग आएगा। इक्वल टू हाफ का बिल्कुल मतलब नहीं कि हर बार परसेंटेज लॉस सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्यूटोरियल क्लास आप लोग जरूर देखना, क्योंकि अभी मैं एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम लोग रियलाइज करेंगे कि ठीक है कि वो उसमें हम लोग और एनालिसिस करते हैं। तो प्लीज उस क्लास को ध्यान से देखना। तो चलो एक पहले स्पेशल नोट लिखवा देता हूं। स्पेशल नोट आपको याद रहना चाहिए, हेड ऑन हेड कोलिजन के लिए है ये, हेड ऑन हेड कोलिजन के लिए है, ठीक है। पहला स्पेशल नोट क्या है? पहला स्पेशल नोट ये है कि अगर दो आइडेंटिकल बॉल्स, ध्यान से समझेंगे, दो आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉल्स हेड ऑन हेड कोलिजन करती है। आइडेंटिकल मतलब शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। अगर दो आइडेंटिकल बॉल हेड ऑन हेड कोलिजन करती हैं तो एक्चुअल में वो अपनी वेलोसिटीज डायरेक्शन के साथ, वेलोसिटी बोल रहा हूं तो डायरेक्शन के साथ ही करेगा, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेती है। ध्यान से देखना, अगर दो बॉल्स हेड ऑन हेड कोलिजन करती है, हेड ऑन हेड वन डायमेंशनल कोलिजन करती है, एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग कोलिजन करती है, हेड ऑन हेड कोलिजन करती हैं दो बॉल्स, और ये दो आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल, इस बात को ध्यान रखें, दो आइडेंटिकल बॉल हेड ऑन हेड कोलिजन करती है, और हेड ऑन हेड कोलिजन में कौन समझे? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करती है। इलास्टिक मतलब इक्वल्स टू वन कोलिजन करती है ना। देन क्या होता है? देन वो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या? बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं यार समझ में, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से तो आपको पक्के समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 2m मास का एक बॉल है, या m मास का बॉल है, ये भी m मास का बॉल है ना, और दोनों कोलाइड कर रहा है। इसकी वेलोसिटी 2u है, इसकी वेलोसिटी u है, ठीक है। अब ये E इक्वल्स टू 1, E इक्वल्स टू 1 के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड जो मैंने लिखा, अगर दो बॉल्स हेड ऑन हेड कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है। तो ये बहुत पक्की सी बात है, इसीलिए स्पेशल नोट में बोल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसी पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा, अभी कर देता हूं, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये बिफोर है अगर, ठीक है, तो आफ्टर कितना होगा? आफ्टर क्या होगा? आफ्टर होगा कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ u हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 2u हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 2u और u वेलोसिटी हो जाएगी। आप कहोगे भैया यार ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया। नहीं, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो बहुत आसान सा तरीका होता है, उसी से कर लो जैसे करते हो, तो याद कर लेना अब इसके बाद। जैसे मान लो ये m मास है और इसका भी m मास है, आइडेंटिकल मास ले लिया, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। आफ्टर देखो ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। प्रूफ लिख देता हूं। अब बिफोर कोलिजन तो ये था, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला? लेट्स अज्यूम इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, हमने रैंडम मान लिया, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, दोनों के मास से सेम है, कंडीशन तो ये थी ना, और इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा? अप्रोच कितना होगा? तो u2 की u1 की रिलेटिव वेलोसिटी u2 के साथ लिखते, तो अप्रोच कितना होगा? u1 माइनस u2, ठीक है, मॉडुलस u1 को बड़ा मान लिया और u2 को छोटा मान लिया, तो u1 माइनस u2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी v सेपरेशन एक्चुअली में क्या होता है कि जो E होता है वो v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच होता है। करेक्ट है बात? E को 1 डाल दिया, सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस v1, और यहां पर क्या होगा? u1 माइनस u2, ठीक है। तो v सेपरेशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, है ना। ऐसा करना, देखो सेपरेट हो रहा है तो आगे वाले को बड़ा मान, जिसको बड़ा माना उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कह रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, बट बड़े वाले में हमेशा छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चाहे अप्रोच हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है तो चाहे जिसको ऐड कर दो, बट माइनस साइन नहीं लाना, वहां पर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लगा सकते हैं, दोनों सब कुछ राइट माना है मैंने, कुछ अलग नहीं माना। mu1 प्लस mu2 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, ये हो गया तुम्हारा। अब m देखो पूरा कट गया,
वी गॉट टू इक्वेशन, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, करेक्ट है, एंड दिस इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u1 प्लस u2। अगर तुम इसे ऐड करोगे तो v1 v1 कट जाएगा, 2v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर u2 u2 कट जाएगा, तो 2v2 इक्वल्स टू 2u1, 2 कट गया, तो v2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, u1 आ रहा है। अब v2 इक्वल्स टू u1 आ रहा है, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, तो v2 की जगह u1 डाल देते हैं, तो v2 इक्वल्स टू u1, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, u1 u1 कट गया, तो जो v1 आ रहा है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u2 आएगा। तो देखो इसका मतलब v1 इक्वल्स टू क्या आ गया अपना u2 और v2 इक्वल्स टू u1 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर हमें दिख गया कि जो इनिशियल स्पीड थी, देखो तो वेलोसिटी साइन के साथ है, दोनों प्लस मान लिया, दोनों प्लस मान लिया, तो इसका मतलब दोनों राइट की तरफ है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे रियलाइज होगा, ये इससे टकराया, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जानी चाहिए, तो आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी इसको जानी, तो ये इसकी तरफ v2 हो गई, और दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों सही माना था हमने बिल्कुल ही। तो यही होना भी चाहिए था अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में देखें। तो अगर दो बॉल्स कभी भी आइडेंटिकल बॉल इलास्टिक कोलिजन करती हैं हेड ऑन हेड, तो हमेशा अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर देती है, करेक्ट है बात। तो आई होप ये स्पेशल नोट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी एक स्पेशल नोट और मैं कराऊंगा अगली क्लास में ही करेंगे उसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है, आप उसको भी कर लेना, अच्छे से कराऊंगा मैं अभी। ये इस पे ही क्वेश्चन, मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, और जो मैंने ऊपर इलास्टिक कोलिजन के हेड ऑन हेड पे कॉन्सेप्ट करना, इस पे ही मैं ट्यूटोरियल लेने वाला हूँ, प्योरली इसी पे होगा, तो आप उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड देन आप लोग बेसिकली इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि कोलिजन का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बच्चे थोड़े घबराते हैं और डर लगता है उन्हें, ठीक है। तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से करो, और घर पे सेफ रहो, ठीक है। थैंक यू।